Good morning friends, myself Tahura Sheikh. Today we will learn Unit 5 of Operating System subject. Unit 5 में क्या है? Threads and Concurrency. कौन से टॉपिक्स हमें यूनिट 5 में कवर करने हैं? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ थ्रेड, फिर उसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग, फिर थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, यूजर स्पेस थ्रेड, कर्नल स्पेस थ्रेड, टू टाइप ऑफ थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन मेनली, और थर्ड है हाइब्रिड थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद देखेंगे थ्रेड मैनेजमेंट, और लास्ट में देखेंगे कॉन्करेंसी और इट्स प्रॉब्लम। उसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी प्रॉब्लम, और लास्ट में है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ थ्रेड। थ्रेड आर मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स विद इन अ सिंगल प्रोसेस। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो एक सिंगल प्रोसेस है, उसका टास्क 3 थ्रेड में डिवाइड किया गया है, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। A thread is a single sequential flow of execution of a task of a process, so it is also known as a thread of execution of thread of control. एक ही प्रोसेस के टास्क को डिफरेंट सेवरल थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, और वो सेवरल थ्रेड्स एक साथ अपना एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ऑफ पीरियड करते हैं। देयर कैन बी मोर देन 1 थ्रेड इनसाइड अ प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रोसेस के एक से ज़्यादा थ्रेड है, यहाँ एग्जाम्पल में 3 लिए हैं, इट में पॉसिबल मोर देन 3 थ्रेड्स भी हो सकते हैं। ईच थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस मेक यूज़ ऑफ अ सेपरेट प्रोग्राम काउंटर, स्टैक ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एंड कंट्रोल ब्लॉक्स। यहाँ पर हर एक थ्रेड का अलग सेपरेट प्रोग्राम काउंटर होगा, पीसी रजिस्टर होगा, स्टैक होगा, थ्रेड आईडी होगा, हर एक थ्रेड का ये सब इंडिविजुअल होगा, और जो प्रोग्राम कोड और फाइल्स और रिसोर्सेज होंगे वो सब शेयर करेंगे थ्रेड एक दूसरे के साथ। थ्रेड्स आर मैनेज एंड शेड्यूल सेपरेटली बाय द शेड्यूलर। शेड्यूलर से वो शेड्यूल होते हैं, मैनेज होते हैं थ्रेड्स। थ्रेड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए लाइट वेट प्रोसेस इन दैट इट डज स्मॉल पोर्शन ऑफ एंटायर टास्क ऑफ अ प्रोसेस। थ्रेड को हम एक लाइट वेट प्रोसेस बोल सकते हैं बिकॉज वो क्या करता है, प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करता है। एक प्रोसेस के टास्क को डिफरेंट थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, और वो पर्टिकुलर थ्रेड प्रोसेस का एक स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल टास्क कंप्लीट करता है। वो थ्रेड को एक लाइट वेट प्रोसेस बोला जाता है। अ प्रोसेस में क्रिएट अ सेवरल थ्रेड्स दैट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। जब प्रोसेस एक से ज़्यादा थ्रेड क्रिएट करती है तो उसको मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, एक ही एड्रेस स्पेस को शेयर करता है, और वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ job in a sense that they are not such as independent as two processes. मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड सेम ही एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं और एक साथ काम करते हैं टू अकम्प्लिश अ टास्क ऑफ द प्रोसेस का टास्क कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर 3 थ्रेड्स है, तीनों थ्रेड एक ही एड्रेस स्पेस को शेयर करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, और एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। बट वी कैन से जैसे 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, 2, 3, तो वो तीनों प्रोसेस जैसे काम करती है इंडिपेंडेंटली, ऐसे थ्रेड इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे से, जस्ट लाइक अ प्रोसेस। नाउ having a thread adds an advantage to a process by enabling a multiple independent execution in the same process environment by sharing the resources grouped together। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेवरल थ्रेड्स होते हैं वो एक ही एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और सेवरल थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली होता है, एट द सेम टाइम ऑफ पीरियड होता है। द CPU मूव्स बैक एंड फोर्थ अमॉन्ग द थ्रेड रनिंग। जितने भी थ्रेड रन होते हैं वो थ्रेड्स के बीच में CPU मूव होता है बैक एंड फोर्थ। थ्रेड 1 का कभी एग्जीक्यूशन करता है, कभी 2 का करता है, कभी 3 का करता है, ऐसे एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में मूव होता है। एंड क्रिएट एन इल्यूशन दैट ऑल ऑफ द थ्रेड्स आर रनिंग इन पैरेलल। हर एक थ्रेड सेवरल थ्रेड्स जो है वो एक साथ रन हो रहे हैं पैरेलली। Threads are very important in today's programming to handle execution of a several tasks of a single process independently of other। आज के environment में
मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है. सो थ्रेड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेवरल टास्क. एक ही सिंगल प्रोसेस को डिफरेंट सेवरल थ्रेड्स में प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को सेवरल थ्रेड्स में डिवाइड करके थ्रेड्स के थ्रू प्रोसेस का एग्जीक्यूशन किया जाता है. दिस इज़ मेनली ट्रू व्हेन वन ऑफ द टास्क ऑफ द प्रोसेस में ब्लॉक इट रिक्वायर टू लेट द रिमेनिंग टास्क विदाउट ब्लॉकिंग. सेवरल थ्रेड्स में से अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी. जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 3 थ्रेड है, थ्रेड 1, 2, 3. अगर थ्रेड 1 ब्लॉक हो जाता है तो रिमेनिंग थ्रेड 2 और 3 अपना टास्क कंटिन्यू करेंगे, प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी, रिमेनिंग थ्रेड अपना टास्क रन करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक वर्ड प्रोसेसर का एग्ज़ाम्पल है. आप वर्ड प्रोसेसर ओपन करते हो, टाइप करते हो उसमें कुछ भी, तो बैकग्राउंड में स्पेलिंग वैलिडेट और चेक करने का, ग्रामर चेक करने का जो थ्रेड होता है वो अपना काम कर रहा होता है जब भी यूज़र इनपुट देता है, टाइप करता है तब. और दूसरा थ्रेड क्या करेगा कि जो भी यूज़र का इनपुट होगा उसको हैंडल करेगा, उसको सेव करेगा. तीसरा थ्रेड क्या करेगा, हार्ड डिस्क में से कोई इमेज आपको चाहिए तो वो फैच करेगा. फोर्थ थ्रेड होगा वो पीरियोडिकली शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में आपकी फ़ाइल का बैकअप लेता रहेगा. सो आप वर्ड प्रोसेसर्स के साथ जब काम कर रहे होते हो तो 4 थ्रेड्स रन हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली जब आप वर्ड में काम कर रहे होते हो, फाइल सेव कर रहे होते हो, टाइप कर रहे होते हो एट दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल इन अ ब्राउज़र मैनी टैब्स कैन बी व्यूड एज अ थ्रेड. ब्राउज़र में आपने काम किया हो, वेब ब्राउज़र अगर ओपन किया हो तो उसमें आप सेवरल टैब्स ओपन कर सकते हो. एक ब्राउज़र में आपने कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई सब्जेक्ट का टॉपिक सर्च किया और दूसरे टैब में जाके आपने कुछ और गूगल किया, तो यहाँ पर डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट थ्रेड्स रन हो रहे हैं. अलग अलग थ्रेड के थ्रू काम हो रहा है साइमल्टेनियसली. आपको जब भी जो भी टैब में जाना हो वो टैब में जाकर क्लिक कर आप वो टैब पर सर्च कर सकते हो. मल्टीपल threads are running on a different tabs. Like a single thread, one process thread can be in any of the state, a process can be in that. एक प्रोसेस के सेवरल थ्रेड्स होते हैं और वो हर एक थ्रेड अपने इंडिविजुअल अलग अलग स्टेट में होता है. नाउ वी विल सी नीड ऑफ द थ्रेड. थ्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी. It takes a far less time to create a new thread in existing process than to create a new process. अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम थ्रेड की जगह पर प्रोसेसेस भी बना सकते हैं. जैसे 3 थ्रेड बनाए उसकी जगह पर हम 3 प्रोसेस भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को क्रिएट होने में, एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है उससे कम टाइम लेता है थ्रेड क्रिएशन में. Threads can share the common data. They do not need to use inter-process communication. जो प्रोसेसेस के बीच में इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. थ्रेड क्या करता है, जो सेवरल थ्रेड्स होते हैं ऑफ द सेम प्रोसेस वो फाइल को, कोड को, सिस्टम रिसोर्सेज को शेयर करता है. हर एक थ्रेड का डेडिकेटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता. सेवरल थ्रेड्स शेयर ऑल दिस थिंग्स. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ फास्टर व्हेन वर्किंग विथ थ्रेड. जब थ्रेड के साथ काम कर रहे होते हैं तब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड से मूव होना, बैक होना, फोर्थ होना, ये ईजी है. इट टेक्स लेस टाइम. इट is easy. Context switching is easy while working with thread compared to process. It takes less time to terminate the thread than process. Process को termination में जो टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है थ्रेड को टर्मिनेशन होने में, टर्मिनेट करने में, और जब थ्रेड का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है तब. Now we will see multi-threading model. In a multi-thread model, a process starts by creating only one thread first and the thread creating other thread through a create thread library procedure call. जब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल में क्या होगा, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब एक ही थ्रेड फर्स्ट क्रिएट होगा, फिर उसके बाद क्रिएट थ्रेड लाइब्रेरी फंक्शन कॉल से, क्रिएट थ्रेड फंक्शन कॉल से वो थ्रेड दूसरे थ्रेड को क्रिएट करेगा. इनिशियली प्रोसेस तो एक ही थ्रेड से स्टार्ट होगी, फिर वो थ्रेड
दूसरे थ्रेड्स को, चाइल्ड थ्रेड को क्रिएट थ्रेड फंक्शन कॉल करके क्रिएट करेगा. द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड रन ऑटोमेटिकली इन एड्रेस स्पेस ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड एंड आइडेंटिफायर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड विल बी पास टू द क्रिएटिंग थ्रेड. जब न्यूली क्रिएटेड जो थ्रेड है वो क्या करेगा, रन्स इन अ एड्रेस स्पेस ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड. जो फर्स्ट क्रिएट हुआ थ्रेड प्रोसेस के स्टार्टिंग में उसका एड्रेस स्पेस शेयर करता है, वही एड्रेस स्पेस में रन होता है. और जो न्यूली क्रिएटेड थ्रेड है उसका आइडेंटिफायर जो थ्रेड ने उसको क्रिएट किया है उसको पास किया जाता है. जब थ्रेड का टर्मिनेशन होता है, जब थ्रेड का काम फिनिश हो जाता है, टास्क फिनिश हो जाता है, तब एग्जिट थ्रेड फंक्शन को कॉल किया जाता है. और जब एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के लिए वेट करता है, इनमें पॉसिबल सेवरल थ्रेड्स आर वर्किंग, सेवरल थ्रेड्स आर रनिंग, तो उसमें से कुछ कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के लिए वेट करे, या एक थ्रेड कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए वेट करे. तो वहाँ पर क्या करेगा थ्रेड वेट, जब थ्रेड को वेट करना होगा तब वो क्या करेगा, थ्रेड वेट फंक्शन को कॉल करेगा. अ CPU हैज़ नो इंटरप्ट टुवर्ड्स द थ्रेड एज विथ प्रोसेसेस दैट फोर्सेस देम टू सरेंडर द यूजेस ऑफ द CPU. अब प्रोसेसेस में क्या होता है कि जब CPU एक प्रोसेस को अलोकेट किया गया, अब CPU के पास दूसरी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस जब आती है तब वो रनिंग प्रोसेस को फोर्स करता है कि तुम CPU को रिलीज़ करो. ऐसा यहाँ पर नहीं होता, थ्रेड्स में CPU का इस टाइप का इंटरप्शन नहीं होता. Threads use the thread yield procedure call to willingly to give up the CPU for other threads and avoids the monopolized use of the system by a single thread. अब जब यहाँ पर थ्रेड्स में क्या होगा, जब थ्रेड को CPU की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो अपने आप ही खुद ही थ्रेड यील्ड फंक्शन को कॉल करके CPU को अपने आप से रिलीज़ कर देगा और दूसरे थ्रेड के लिए अवेलेबल कर देगा CPU को. तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही थ्रेड CPU का यूज़ कर रहा है और दूसरा थ्रेड उसका वेट ही कर रहा है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर. Multithreading is a function of a CPU that permits a multiple thread to run independently while sharing the same process resources. जो भी प्रोसेस के रिसोर्सेज है, जो भी फाइल्स है, जो भी कोड्स है, वो सारी चीज़ें सेवरल थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस क्या करती है, शेयर करती है. और मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है जो CPU को अलाउ करता है कि सेवरल थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस रन इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम ऑफ पीरियड, एट द सेम टाइम पर एक ही प्रोसेस के सेवरल थ्रेड्स रन होते हैं, साइमल्टेनियसली रन होते हैं. यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग में क्या होगा कि एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स साइमल्टेनियसली रन होंगे, क्योंकि प्रोग्राम को किस में डिवाइड किया जाता है, प्रोसेसेस में, और प्रोसेसेस को अब प्रोसेसेस का टास्क थ्रेड्स में डिवाइड किया गया है. अब एक ही प्रोसेस के 3-4 जो थ्रेड्स होते हैं या सेवरल थ्रेड्स होते हैं, जितने भी थ्रेड्स उसने क्रिएट किए वो सारे थ्रेड्स एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ रन होते हैं, साइमल्टेनियसली रन होते हैं. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रोग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो थ्रेड को अलोकेट किए गए हैं, वो डिफरेंट पार्ट साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं सिस्टम में. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने आगे देखा वर्ड प्रोसेसर के एग्ज़ाम्पल में कि वो भी एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का एग्ज़ाम्पल है. उसमें क्या होगा कि जब भी इसमें कौन से मल्टीपल थ्रेड काम कर रहे हैं, जब आप वर्ड प्रोसेसर को ओपन करोगे तो स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, वो उसका काम एक थ्रेड कर रहा है. अगर आपने उसको PDF वर्जन में जनरेट करने का टास्क दिया, फाइल को कमांड दिया बाय क्लिकिंग ऑन एक्सपोर्ट टू PDF, तो दूसरा थ्रेड क्या करेगा, PDF फाइल क्रिएट करेगा. सो यहाँ पर ये सारे टास्क साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं और थ्रेड्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं एक दूसरे से. नाउ वी विल सी द एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. टोटल 4 एडवांटेज है: रिस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी एंड स्केलेबिलिटी. रिस्पॉन्सिवनेस में हम देखेंगे कि थ्रेड में गिव रिजल्ट्स क्विकली वाइल अदर थ्रेड्स आर वेटिंग और स्लो डाउन परफॉर्मिंग सम सीरियस कंपटीशंस. अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है
कि सेवरल थ्रेड्स है, उसमें से कुछ थ्रेड्स का काम जल्दी फिनिश हो जाता है, टास्क जल्दी फिनिश हो जाता है, और कुछ थ्रेड्स कंप्यूटेशनल काम कर रहे हैं, उनका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टास्क कॉम्प्लेक्स है, तो उसको अपना टास्क कंप्लीट करने में कुछ देर लगती है, वो स्लो है कंपैरेटिवली अदर थ्रेड्स से। फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जब आप वेब ब्राउज़र में कोई पर्टिकुलर पेज ओपन करते हो, वेब पेज ओपन करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि वीडियो को लोड होने में टाइम लगता है और उसका वेब पेज का कंटेंट जो होता है वो पहले डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर वेब पेज का कंटेंट डिस्प्ले करने का, लोड करने का जो काम है वो एक थ्रेड के पास है, और वीडियो को लोड करने का जो काम है वो दूसरे थ्रेड के पास है। तो वीडियो को लोड करने में थ्रेड को ज़्यादा टाइम लगता है और वेब पेज का कंटेंट पहले लोड हो जाता है। तो यूज़र जब तक वीडियो लोड हो रही है तब तक वेब पेज के कंटेंट को रीड कर सकता है, व्यू कर सकता है, देख सकता है। सो द स्पीड ऑफ द टू थ्रेड्स आर डिफरेंट. Now we will see the resource sharing. By default, thread use the common code data other resources that enables the several job to be carried out concurrently in one address space. यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग अवेलेबल है, रिसोर्स शेयरिंग पॉसिबल है। तो जो सेवरल थ्रेड्स होंगे वो एक ही एड्रेस स्पेस में जो भी कॉमन डेटा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन डेटा फाइल्स और जो भी कोड है, कॉमन डेटा फाइल्स और कोड, ये सारे जो रिसोर्सेस है वो सेवरल थ्रेड्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 थ्रेड्स है, एक ही एड्रेस स्पेस में ये सारे रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमी थर्ड है, creating, destroying, handling threads is much faster than performing the same operation for the process since no resources attached to a thread. थ्रेड को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, हैंडल करना फास्टर है कंपैरेटिवली टू प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड रिसोर्सेज नहीं है हर एक थ्रेड के लिए जैसे प्रोसेसेस में किया जाता है। यहाँ पर थ्रेड रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। स्केलेबिलिटी, अ प्रोसेस विथ वन थ्रेड कैन ओनली रन ऑन अ सिंगल CPU रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ CPU। जितने भी CPU अवेलेबल हो, लेकिन प्रोसेस क्या करेगा, सिंगल CPU को ही यूज़ करेगा। जबकि थ्रेड्स में क्या होगा कि जो प्रोसेस का टास्क है वो थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है डिफरेंट थ्रेड्स में, और डिफरेंट थ्रेड्स जो है वो जितने भी नंबर ऑफ CPU प्रोसेसर्स अवेलेबल है वो सब प्रोसेसर को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर एक प्रोसेस के टास्क को 3 थ्रेड में डिवाइड किया, थ्रेड 1 2 3। तो थ्रेड 1 फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 या 4 CPU प्रोसेसर्स अवेलेबल है, तो थ्रेड 1 उसमें से एक प्रोसेसर को यूज़ करेगा, थ्रेड 2 दूसरे प्रोसेसर को यूज़ करेगा, थ्रेड 3 तीसरे प्रोसेसर को यूज़ करेगा। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ CPUs अवेलेबल है उसका यूज़ हम कर सकते हैं, प्रोसेस में वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये सिंगल प्रोसेस P विथ सिंगल थ्रेड है, एक ही थ्रेड उसने क्रिएट किया है, और यहाँ पर सिंगल प्रोसेस विथ मल्टीपल थ्रेड्स है। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक थ्रेड का इंडिविजुअल रजिस्टर है, काउंटर है, स्टैक है, फिर थ्रेड ID होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। तो इससे हर एक थ्रेड का ट्रैक रहता है, हर एक थ्रेड को मैनेज कर सकते हैं ये सारी डिटेल्स से। थ्रेड 1 का ये है, ये थ्रेड 2 का है, ये थ्रेड 3 का है। अब डेटा फाइल्स और जो कोड होते हैं वो सब शेयर करते हैं अमॉन्ग ऑल दिस थ्रेड्स। ये डेडिकेटेड नहीं होते, इंडिविजुअल हर एक थ्रेड के नहीं होते, वो शेयर करते हैं। नाउ वी विल सी डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। एडवांटेज हमने आगे देखे, अब देखेंगे डिसएडवांटेज। इट्स नीड्स मोर केयरफुल सिंक्रोनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल थ्रेड्स, सेवरल थ्रेड्स एक साथ रन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उनके बीच का सिंक्रोनाइजेशन केयरफुली करना पड़ता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डिबगिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस इज complex because one process is divided into a multiple threads. It can consume a large space of stock of block thread. अब ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो ब्लॉक थ्रेड्स है वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और
एक से ज़्यादा अगर थ्रेड ब्लॉक हो गए तो वो ब्लॉक थ्रेड मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इंक्रीज डिफ़िकल्टी लेवल इन राइटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को राइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेसेस में एक प्रोग्राम का जो टास्क है वो मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड किया जाता है, और वो उसमें से हर एक प्रोसेस का टास्क जो है वो थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, सेवरल थ्रेड्स में, मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। सो प्रोग्राम को राइट करने का टास्क जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। If a parent process have a several threads for a proper process functioning, the child process should be multi-threaded. अगर parent process के पास several threads है, ज़्यादा threads है, तो उसका जो child process होगा उसको भी multi-threaded होना होगा. It should be multi-threaded if they require. Increase the potential of deadlock occurrence. अब यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस के पास भी सेवरल थ्रेड्स है, वो पेरेंट प्रोसेस की चाइल्ड प्रोसेस के पास भी सेवरल थ्रेड्स है, सो इट में क्रिएट अ चांस ऑफ द डेडलॉक. डेडलॉक एक्चुअल में क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. इट इम्पोजेस अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड. अब यहाँ पर क्या होगा, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड से मूव होने का जो टास्क है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. Another problem arose due to the common resources shared among the thread. यहाँ पर क्या होगा कि जो एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिकॉज सेवरल थ्रेड्स यूज द shared resources. One thread might close or modify particular resource which is currently being also used by another thread. अब यहाँ पर सभी थ्रेड रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो इट में पॉसिबल कि एक थ्रेड के द्वारा पर्टिकुलर रिसोर्सेज मॉडिफाई किया जाता है और वो वही रिसोर्सेज एट द सेम टाइम दूसरे थ्रेड के द्वारा यूज़ होता है. तो रिसोर्सेज के बीच में जो मॉडिफिकेशन हो गया वो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द सेकेंड थ्रेड. In general, since the advantage of multi-threading overweighs its problem, modern computer system implements the concept of multi-threading but require careful thoughts and design. आज के टाइम में मल्टी थ्रेडिंग बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. उसके प्रॉब्लम्स है, फिर भी उसके डिसएडवांटेज है, फिर भी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुली डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा केयरफुली उसको मैनेज करते हैं. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन. उसमें 3 है. फर्स्ट है यूज़र स्पेस थ्रेड, कर्नल स्पेस थ्रेड, और थर्ड है हाइब्रिड थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन. सिस्टम जो है वो थ्रेड को इम्प्लीमेंट और मैनेज मेनली 2 मेथड से कर सकती है, यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस. यूज़र स्पेस थ्रेड में थ्रेड मैनेजमेंट जो होता है वो कर्नल से नहीं होता, थ्रेड मैनेजमेंट यूज़र के द्वारा होता है. थ्रेड इज़ मैनेज्ड बाय द यूज़र. यहाँ पर कर्नल को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि प्रोसेस ने थ्रेड को क्रिएट किया है. एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेड इज़ नॉट नोन बाय द कर्नल. The thread library contains the code for creating, destroying thread and passing message data between the threads, for scheduling the thread execution and for saving and restoring the thread concept. यहाँ पर अब जो थ्रेड लाइब्रेरी होगी, थ्रेड लाइब्रेरी उसके अंदर थ्रेड को क्रिएट करने का, डिस्ट्रॉय करने का, मैसेज पास करने का, डेटा पास करने का, डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में थ्रेड को शेड्यूल करने का, उसका एग्जीक्यूशन शेड्यूल करने का, उसको सेव करने का, रिस्टोर करने का सारा टास्क थ्रेड लाइब्रेरी में कोड होता है, उसके थ्रू होता है. द एप्लीकेशन स्टार्ट विद अ सिंगल थ्रेड. इनिशियली एप्लीकेशन एक ही थ्रेड से स्टार्ट होती है. यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि 2 प्रोसेस है, प्रोसेस P1 P2. प्रोसेस P1 ने एक थ्रेड क्रिएट किया और प्रोसेस 2 ने एक थ्रेड क्रिएट किया. अब कर्नल को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि P1 ने एक थ्रेड को क्रिएट किया है, P2 ने एक थ्रेड को क्रिएट किया है. इट इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ दैट के थ्रू थ्रेड्स आर क्रिएटेड बाय द 2 प्रोसेसेस. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थ्रेड होगा वो जो प्रोसेस होगी इनिशियली 1 थ्रेड से क्रिएट होगी.
अब प्रोसेस P1 ने थ्रेड क्रिएट किया तो वो जो थ्रेड टेबल होगा वो प्रोसेस P1 के पास ही होगा। प्रोसेस 2 ने थ्रेड क्रिएट किया है तो उसका थ्रेड का जो थ्रेड टेबल है वो प्रोसेस 2 के पास ही है। तो थ्रेड इज़ मैनेज्ड बाय द यूज़र नॉट बाय द कर्नल। यहाँ पर कर्नल को पता ही नहीं है कि थ्रेड किया है क्रिएट किया गया है। कर्नल के पास सिर्फ प्रोसेस टेबल होगा, वो सिर्फ प्रोसेस को मैनेज करेगा, प्रोसेसेस को शेड्यूल करेगा। अब कैसे यूज़र स्पेस थ्रेड वर्क करता है? इट ऑपरेट्स एज इफ़ अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस इज़ बीइंग मैनेज। जैसे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मैनेज होती है ऐसे ही मैनेज किया जाता है उसको। ये गुड मैकेनिज़्म है जब सिस्टम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल थ्रेड को सपोर्ट नहीं करती। आगे हम देखेंगे कर्नल थ्रेड। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को सपोर्ट नहीं करती, कर्नल थ्रेड्स को सपोर्ट नहीं करती, तो वहाँ पर हम ये यूज़र स्पेस थ्रेड मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द थ्रेड आर्चिव ऑल्सो हैज़ अ कोड टू बी यूज्ड for the thread creation, deletion, for transferring message data amongst the thread, scheduling thread execution, for storing and restaining the thread context। जो thread archives है यहाँ पर आपने देखी thread library, उसके अंदर सारा कोड होता है। थ्रेड को क्रिएट करना, डिलीट करना, मैनेज करना, मैसेज और डेटा थ्रेड्स के बीच में पास करना, उसके एग्जीक्यूशन को शेड्यूल करना, उसका जो भी डेटा है उसको रीस्टोर करना, स्टोर करना, रीस्टोर करना, ये सब टास्क थ्रेड लाइब्रेरी के कोड के थ्रू होता है। The application software start with a one thread and its execution begin in that thread। application software होता है वो एक thread से start होता है initially और उसका task complete करता है। each process defines a separate thread table। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि process P1 है, P2 है, दोनों ने thread create किए हैं तो उसका जो थ्रेड टेबल होगा वो प्रोसेस के पास ही होगा। P1 का वो थ्रेड 1 का P1 प्रोसेस के पास होगा, थ्रेड 2 का P2 प्रोसेस के पास होगा। So it is controlled by runtime system to maintain information related to each thread in a process। तो ये जो थ्रेड टेबल जो है वो रन टाइम मैनेज होता है, रन टाइम मेंटेन होता है हर एक प्रोसेस के अंदर। वेन एवर थ्रेड वुड लाइक टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, रन टाइम सिस्टम प्रोसीजर इज कॉल्ड दैट चेक द वैलिडिटी ऑफ द चेंज एंड स्टोर द करंट वैल्यू इन द थ्रेड रजिस्टर। जब भी in the registers into the thread table so that the thread will be resume later from where it has stopped। जब भी थ्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होगा तब क्या होगा, जो थ्रेड रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पर थ्रेड लाइब्रेरी में जो भी थ्रेड रजिस्टर्स होते हैं वो थ्रेड्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करते हैं। थ्रेड का जो भी स्टेट होता है वो थ्रेड टेबल में स्टोर करते हैं। फिर जब भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होता है तो थ्रेड ने जहाँ से अपना काम स्टॉप किया था, टास्क स्टॉप किया था, वहीं से वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा, वहीं से अपना काम शुरू करेगा। Now we will see the advantage of user space thread। थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेजेस। यहाँ पर कर्नल को अवेयरनेस नहीं है थ्रेड के बारे में, कर्नल थ्रेड को मैनेज नहीं कर रहा तो कर्नल की कोई परमिशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है थ्रेड स्विचिंग में। यूज़र लेवल थ्रेड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र लेवल थ्रेड रन हो सकता है। शेड्यूलिंग कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन द यूज़र लेवल थ्रेड। यूज़र लेवल थ्रेड में जो है वो शेड्यूलिंग होगा वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन स्पेसिफिक होगा। यूज़र लेवल थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज एंड एफिशिएंट। कर्नल लेवल थ्रेड से यूज़र लेवल थ्रेड को क्रिएट करना ईजी है, फास्टर है। द यूज़र लेवल थ्रेड कैन बी ईजीली इम्प्लीमेंटेड देन कर्नल लेवल थ्रेड। उसका इम्प्लीमेंटेशन कर्नल से ईजी है। यूज़र लेवल थ्रेड कैन बी अप्लाइड इन टू सच ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डू नॉट सपोर्ट द थ्रेड एट द कर्नल लेवल। जो कर्नल लेवल थ्रेड को सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज़र लेवल थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम होता है यूज़र लेवल थ्रेड में वो कर्नल लेवल थ्रेड से कम होता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कोई तरह के चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़ते यूज़र स्पेस थ्रेड में।
यूज़र लेवल थ्रेड्स रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी सिंपल, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। रजिस्टर, पीसी स्टैक, मिनी थ्रेड्स, कंट्रोल ब्लॉक्स आर स्टोर्ड इन एड्रेस स्पेस ऑफ द यूज़र लेवल प्रोसेस। यूज़र लेवल प्रोसेस में ही ये सब कुछ चीज़ें स्टोर होती है। थ्रेड टेबल होता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस के पास ही होता है, कर्नल के पास नहीं होता। इट इज़ सिंपल टू क्रिएट, स्विच एंड सिंक्रोनाइज द थ्रेड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द प्रोसेसेस के इंटरवेंशन के बगैर, डिस्टर्बेंस के बगैर थ्रेड को क्रिएट किया जा सकता है। थ्रेड्स स्विच होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं प्रोसेस के इंटरवेंशन के बगैर। नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेज ऑफ यूज़र स्पेस थ्रेड। इसके डिसएडवांटेज क्या है? अब यहाँ पर सिस्टम कॉल जब होता है तब थ्रेड ब्लॉक हो जाता है और प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाती है। ये एक इसका मेन डिसएडवांटेज है। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का जो एडवांटेज है वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन यूज़र स्पेस थ्रेड में नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन इनिशियली एक ही थ्रेड से स्टार्ट होगी, उसका टास्क एक ही थ्रेड से स्टार्ट होगा और कर्नल को तो थ्रेड के क्रिएशन का अवेयरनेस नहीं होगी। सो एप्लीकेशन कैन स्टार्ट विथ अ सिंगल थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन मल्टी प्रोसेसिंग का बेनिफिट नहीं ले सकती। यूज़र लेवल थ्रेड्स लैक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थ्रेड एंड कर्नल। थ्रेड और कर्नल के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। कर्नल इज़ नॉट अवेयर अबाउट द थ्रेड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पेज फॉल्ट क्रिएट होता है तब कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। जब भी पेज फॉल्ट क्रिएट होगा कोई पर्टिकुलर थ्रेड के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो थ्रेड वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, वो थ्रेड वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और कर्नल जो है उसको पता नहीं है कि वहाँ पर थ्रेड क्रिएट हुआ है और पेज फॉल्ट अकर हुआ है, तो वो दूसरे थ्रेड को रन नहीं कर सकता, बिकॉज थ्रेड मैनेजमेंट का काम कर्नल के पास नहीं है यहाँ पर। क्या होगा इससे कि दूसरा थ्रेड वो पेज फॉल्ट को रन नहीं कर सकेगा, सो एंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पर। सो व्हेनेवर द सिस्टम कॉल इज़ डन, यूज़र लेवल थ्रेड में थ्रेड ब्लॉक होता है और वो थ्रेड से पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। अ सिंगल थ्रेड कैन मोनोपोलाइज द टाइम स्लाइस दैट मेक स्टार्व द अदर थ्रेड विद इन द प्रोसेस अनलेस इट विलिंगली रिटर्न द CPU। अब यहाँ पर क्या है कि सिंगल थ्रेड CPU को यूज़ किए जा रहा है, CPU का टाइम स्लाइस यूज़ कर रहा है। जब तक वो CPU को खुद से ही रिलीज़ नहीं करेगा तब तक दूसरा थ्रेड होगा वो उस CPU का वेट करता रहेगा, CPU की राह देखता रहेगा कि उसको कब CPU शेड्यूल होगा और वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा। नाउ द सेकेंड इज़ कर्नल स्पेस थ्रेड। कर्नल स्पेस थ्रेड में क्या होता है, थ्रेड मेंटेन होता है, हैंडल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली। थ्रेड मैनेजमेंट इज़ डन बाय द कर्नल से थ्रेड मैनेजमेंट होता है और जो थ्रेड्स होते हैं वो हैंडल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस एज वेल एज द प्रोसेस थ्रेड इज़ मैनेज बाय द कर्नल। जो भी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी प्रोसेस की वो भी कर्नल मैनेज करेगा प्रोसेस टेबल के थ्रू, और जो थ्रेड्स की इन्फॉर्मेशन होगी, थ्रेड्स को मैनेज करने का टास्क भी कौन करेगा, कर्नल। थ्रेड टेबल भी कर्नल के पास ही होगा। रेदर देन आइडेंटिफाइंग अ सेपरेट थ्रेड टेबल इन एवरी प्रोसेस, द कर्नल मेंटेन अ सिंगल थ्रेड टेबल विथ अ सिमिलर एट्रीब्यूट एट द प्रोसेस थ्रेड टेबल फॉर ऑल द थ्रेड्स फाउंड इन द सिस्टम। यहाँ पर हमने देखा था यूज़र लेवल में कि प्रोसेस के पास थ्रेड टेबल होता था इंडिविजुअली, P1 के पास होता था, P2 के पास होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कर्नल एक ही थ्रेड टेबल को मेंटेन करेगा, प्रोसेस P1 के थ्रेड को भी, प्रोसेस P2 के थ्रेड को भी, अगर दूसरी प्रोसेसेस हुई तो उसके थ्रेड्स को भी एक ही थ्रेड टेबल में मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। Whenever thread is blocked through the system call, the kernel can run either a ready thread for the same process or another process। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम यूज़र स्पेस में आता था, जो यूज़र लेवल में आता था कि पेज फॉल्ट अकर होता है या सिस्टम ब्लॉक होती है,
तो कर्नल कुछ भी नहीं कर सकता और अल्टीमेटली थ्रेड ब्लॉक हो जाता है और प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि कर्नल थ्रेड टेबल को मैनेज करता है, थ्रेड्स को मैनेज करता है। तो जब भी एक थ्रेड ब्लॉक होगा तो कर्नल क्या करेगा, जो दूसरा थ्रेड होगा रेडी होगा वो टास्क करने के लिए, सिमिलर टास्क करने के लिए ऑफ द सेम प्रोसेस या तो दूसरे प्रोसेस का, तो जो थ्रेड रेडी होगा क्यू में वो थ्रेड को अलाउ करेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। और अल्टीमेटली जो सिस्टम ब्लॉक हुई थी, जो थ्रेड ब्लॉक हुआ था, वो थ्रेड का काम दूसरे थ्रेड के साथ कर्नल ले सकेगा और प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी यहाँ पर। सो जो पेज फॉल्ट का प्रॉब्लम भी यूज़र लेवल में क्रिएट हुआ था, वो पेज फॉल्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। जब भी पेज फॉल्ट होगा एक थ्रेड के थ्रू, तो यूज़र क्या करेगा, दूसरा थ्रेड जो रेडी क्यू में अवेलेबल होगा वो टास्क करने के लिए, तो वो थ्रेड को अलाउ करेगा पेज फॉल्ट रन करने के लिए, और पेज फॉल्ट रिजॉल्व हो जाएगा दूसरे थ्रेड के थ्रू और प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी यहाँ पर। थ्रेड क्रिएशन डिस्ट्रॉय हैज़ अ लार्जर कॉस्ट इन द कर्नल मोड। अब यहाँ पर क्या होगा, थ्रेड को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करने का जो कॉस्ट है वो लार्जर है। टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट सम सिस्टम इम्प्लीमेंट द थ्रेड रिसाइकलिंग। अब ये कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए कुछ सिस्टम क्या करती है, थ्रेड रिसाइकलिंग को यूज़ करती है। इन दिस केस थ्रेड डिस्ट्रॉय विल बी डीएक्टिवेटेड विदाउट अफेक्टिंग इट्स डेटा स्ट्रक्चर। थ्रेड का जब डिस्ट्रॉयमेंट होता है, थ्रेड जब टर्मिनेट होता है, जब थ्रेड को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा विदाउट अफेक्टिंग डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया बगैर वो डीएक्टिवेट होगा। और जब भी नया थ्रेड क्रिएट होगा तो वो डीएक्टिवेटेड थ्रेड जो है वो बैक टू द लाइफ आएगा, वापस वो अपना काम कर सकेगा। बैक टू द लाइफ उसको लाया जाएगा नए थ्रेड के लिए। सो ये रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। In kernel thread, there is no need to define a new non-blocking system call. If a thread has encountered a page fault, the kernel will check another ready thread in a process and allow this thread to run until the page fault is resolved. जैसे मैंने आपको बताया कि ये कर्नल स्पेस में जब भी पेज फॉल्ट अकर होगा, तो जो थ्रेड से पेज फॉल्ट अकर हुआ है वो थ्रेड ब्लॉक हो गया है, तो कर्नल क्या करेगा, जो भी रेडी क्यू में दूसरा थ्रेड रेडी होगा पेज फॉल्ट रिजॉल्व करने के लिए, तो वो थ्रेड को अलाउ करेगा रन करने के लिए, और वो थ्रेड रन होगा। जब तक पेज फॉल्ट रिजॉल्व नहीं होता तब तक थ्रेड्स जितने भी अवेलेबल है रेडी क्यू में, वो थ्रेड्स को कर्नल अलाउ करता रहेगा और अल्टीमेटली पेज फॉल्ट रिजॉल्व होगा। सिस्टम प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी यहाँ पर। Rather than defining a separate threads table in every process, the kernel maintains a single thread table with a similar attribute at the process's thread table for all the threads found in the system. अलग अलग प्रोसेसेस के पास थ्रेड टेबल नहीं होते, सिंगल थ्रेड टेबल के अंदर ही कर्नल सारे थ्रेड्स को मैनेज करता है। सारी प्रोसेसेस के जितने भी थ्रेड्स हैं वो सारे थ्रेड्स एक ही थ्रेड टेबल में कर्नल मैनेज करता है। एंड कर्नल ऑल्सो मेंटेन द प्रोसेस टेबल को भी मेंटेन करता है। Now we will see the advantage of kernel space thread. Multiple threads of the same process can be scheduled on a different processor in a kernel level thread. एक ही प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो हम डिफरेंट प्रोसेसर पे रन कर सकते हैं। In a kernel level thread is blocked. If the kernel level thread is blocked, another thread of the same process can be scheduled by the kernel. अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो हम दूसरे थ्रेड को कर्नल अलाउ करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी। डिसएडवांटेज ऑफ कर्नल स्पेस थ्रेड। A mode switch to kernel mode is required to transfer control from one thread to another in a process. यहाँ पर क्या होगा कि जब भी एक थ्रेड से कंट्रोल दूसरे थ्रेड को पास आउट होता है तो वहाँ पर कर्नल का अप्रूवल चाहिए, कर्नल की परमिशन रिक्वायर है यहाँ पर। Without kernel permission cannot transfer the control from one thread to another. Kernel level threads are slower to create as well as manage as compared to user level thread. User level thread को जो
क्रिएट होने में जो टाइम लगता था उससे कर्नल लेवल थ्रेड के क्रिएशन में थ्रेड को मैनेज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। थ्रेड क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय हैज़ लार्जर कॉस्ट इन दिस कर्नल मोड। थ्रेड को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करने का जो कॉस्ट है वो भी लार्ज है, वो भी ज़्यादा है कर्नल मोड में। टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट थ्रेड रिसाइकलिंग इज़ यूज्ड। जैसा हमने आगे देखा, थ्रेड रिसाइकलिंग को यूज़ किया जाता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। However, kernel level threads are known to be slow and efficient. कर्नल लेवल थ्रेड्स को स्लो और इनएफिशिएंट माना जाता है। थ्रेड्स ऑपरेशन इन कर्नल लेवल आर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स स्लोअर देन द यूजर लेवल थ्रेड। अब स्लो तो कितना स्लो है यूजर लेवल थ्रेड से, वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम स्लो है कर्नल लेवल थ्रेड्स। सिंस कर्नल हैज़ टू कंट्रोल एंड शेड्यूल थ्रेड्स एज वेल एज प्रोसेसेस। ऐसा क्यों होता है, उसका थ्रेड्स को मैनेज करना स्लो क्यों है? क्योंकि कर्नल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्रेड को मैनेज करने के लिए। कर्नल के पास ही थ्रेड टेबल होता है, वही मैनेज करता है, और कर्नल प्रोसेसेस को भी मैनेज करता है, प्रोसेस टेबल को भी मेंटेन करता है, मैनेज करता है। सो दो कर्नल का जो ओवरहेड है वो बढ़ जाता है, उसका टास्क बढ़ जाता है। द कर्नल नीड्स टू कीप इंफॉर्मेशन ऑफ ईच थ्रेड थ्रू अ फुल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। कर्नल को ही सारी इंफॉर्मेशन थ्रेड टेबल की, प्रोसेस टेबल की मैनेज करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। सो इट विल क्रिएट अ ओवरहेड होता है, और एज अ रिजल्ट इट इज़ अ सब्सटेंशियल ओवरहेड, सब्सटेंशियल कॉस्ट टू अ सिस्टम कॉल एंड इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी इन कर्नल। सारा टास्क, सारा काम कर्नल ही मैनेज करता है, तो जो कर्नल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। Now we will see the difference between the user level thread and kernel level thread. यूज़र लेवल थ्रेड में आपने देखा कि थ्रेड्स फास्टर है, थ्रेड को फास्ट क्रिएट किया जाता है, थ्रेड का मैनेजमेंट फास्टर है, और कर्नल लेवल थ्रेड में स्लोअर है, थ्रेड को मैनेज करना, क्रिएट करना स्लोअर है। इम्प्लीमेंटेड बाय थ्रेड लाइब्रेरी यूज़र लेवल। थ्रेड लाइब्रेरी यूज़र लेवल पर होती है, यूज़र लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करती है, और मैनेज बाय द कर्नल के द्वारा थ्रेड्स मैनेज होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये थ्रेड रन हो सकते हैं, और ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन होते हैं। सपोर्ट प्रोवाइडेड एट अ यूज़र लेवल कॉल्ड अ यूज़र लेवल थ्रेड। यहाँ पर यूज़र के द्वारा थ्रेड को मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। कर्नल इज़ नॉट अवेयर अबाउट द थ्रेड, और यहाँ पर क्या होगा, थ्रेड को मैनेज करने का काम कर्नल का होगा, कर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही एप्लीकेशन एक ही थ्रेड से स्टार्ट होती है, उसका एग्जीक्यूशन एक ही थ्रेड से स्टार्ट होता है। सो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है, वो मल्टी प्रोसेसिंग का एडवांटेज नहीं ले सकती। और यहाँ पर क्या करेगा, कर्नल अलाउ करेगा मल्टी थ्रेडेड को रन होने में, मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज़र थ्रेड इज़ ईजी। यूज़र थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना ईजी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्नल थ्रेड इज़ कॉम्प्लिकेटेड। यूज़र लेवल थ्रेड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैनी टू वन मैपिंग थ्रेड। मैनी टू वन मैपिंग थ्रेड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, 1 to 1 थ्रेड मैपिंग होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज़ लेस। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे मूव होने का जो स्विचिंग टाइम है वो लेस है, और यहाँ पर वो टाइम ज़्यादा लगता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच रिक्वायर नो हार्डवेयर सपोर्ट। किसी भी हार्डवेयर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर हार्डवेयर सपोर्ट नीडेड है, ज़रूरी है। यूज़र स्पेस थ्रेड के एग्जांपल्स ये है, एग्जांपल्स ऑफ द यूज़र थ्रेड आर एज फॉलो, और यहाँ पर कर्नल लेवल थ्रेड के एग्जांपल ये है। Now we will see the hybrid thread implementation. अब वैसे तो मेनली दो इम्प्लीमेंटेशन मेथड है थ्रेड की, यूज़र लेवल और कर्नल लेवल। लेकिन एक यूज़र लेवल थ्रेड के यूज़र लेवल थ्रेड के बेनिफिट्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट्स को यूज़ करके हम हाइब्रिड थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कंबाइनिंग द एडवांटेज ऑफ बोथ यूज़र लेवल एंड कर्नल लेवल। तो इससे क्या होगा, टास्क मोर इफ़ेक्टिवली होगा, मोर फास्ट होगा।
different technique had been explored on how to bring together the benefits of both. इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है कि कैसे हम यूज़र लेवल थ्रेड के एडवांटेज को यूज़ करें और साथ में कर्नल लेवल के एडवांटेज को भी यूज़ करें, दोनों के एडवांटेज को ड्रॉबैक करते हुए, दोनों के डिसएडवांटेज को पीछे रखते हुए दोनों के एडवांटेजेस को ओनली यूज़ करके हम हाइब्रिड थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. Using kernel level threads and multiplexing user level thread onto all or some of the kernel thread is only one way identified. In this method, kernel knows only about the kernel level threads which might have 0 or more multiplexed user space thread that take turns using it and handle scheduling of those thread. Approach scheduler activation approach यूज़ होता है. वो क्या करता है, इमिटेट द सर्विस ऑफ द कर्नल लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड की सर्विस को स्टार्ट करेगा बट विद द इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, यूजुअली रिलेटेड विद द थ्रेड पैकेज इम्प्लीमेंटेड इन अ यूज़र स्पेस. यहाँ पर मैं आपको एक फिगर के साथ बता सकती हूँ. ये फिगर है शेड्यूलर एक्टिवेशन एक्चुअली कैसे काम करता है, हाइब्रिड थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. तो आप देख सकते थे कि यूज़र लेवल थ्रेड में क्या था कि जो थ्रेड टेबल की जो डिटेल थी वो प्रोसेस के पास इंडिविजुअल थी, P1 के पास थी, P2 के पास थी, बराबर. इंडिविजुअल प्रोसेस थ्रेड टेबल वो मैनेज करते थे. अभी यहाँ पर क्या होगा कि कर्नल के पास भी एक KTCB होगा. KTCB क्या है, कर्नल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक. तो ये KTCB जो है वो ये थ्रेड टेबल की डिटेल्स को भी स्टोर करेगा, मैनेज करेगा और ये थ्रेड टेबल की डिटेल्स को भी मैनेज करेगा. सो कर्नल यहाँ पर थ्रेड क्रिएशन के बारे में अवेयर है. उस भले प्रोसेस ने अपने थ्रेड्स क्रिएट किए हैं रन टाइम, लेकिन कर्नल भी उसको मैनेज करता है KTCB के थ्रू. सो यहाँ पर क्या होगा, जब भी पेज फॉल्ट अकर होगा, जब भी कोई थ्रेड ब्लॉक होगा, तो यहाँ पर थ्रेड टेबल की डिटेल्स कर्नल के पास भी है, तो कर्नल भी अवेयर होगा कि ये थ्रेड ब्लॉक हो गया है. तो दूसरा थ्रेड वो टास्क करने के लिए रेडी हो क्यू में, तो वो अलाउ करेगा दूसरे थ्रेड को रन होने के लिए और प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी यहाँ पर. सो कर्नल इज़ अवेयर अबाउट द थ्रेड क्रिएशन. वो भी थ्रेड जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस के पास जो थ्रेड टेबल होते हैं उसकी डिटेल्स कर्नल के पास भी होती है. वो KTCB से उसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं. तो सिस्टम में पेज फॉल्ट अकर नहीं होता, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आती, प्रोसेस ब्लॉक नहीं होती यहाँ पर. नाउ वी विल सी द थ्रेड मैनेजमेंट. थ्रेड मैनेजमेंट में हम देखेंगे P threads आर Linux implementation of the thread management mechanism. P threads are Linux implementation of thread management mechanism. P thread जो है वो एक thread management mechanism है और उसका implementation Linux में होता है. P threads are defined as a set of C programming types and procedure code. अब P threads actually क्या है, वो C programming code है, set of C programming कोड और कोड है और उसमें फंक्शंस को क्रिएट किए गए हैं. वेंडर्स यूजुअली प्रोवाइड अ P threads इम्प्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ हेडर. वेंडर्स क्या करते हैं, P threads इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडर. हेडर्स जो होती है, आपने अगर C प्रोग्राम लिखा होगा तो आपको पता होगा जब भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो आगे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कुछ हेडर्स फाइल ऐड करते हैं. तो यहाँ पर P thread में भी क्या होगा, हेडर फाइल्स लाइब्रेरी इंक्लूड होगी विच यू लिंक विथ योर प्रोग्राम, जो आप अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हो. द टू नेम्स यूज्ड इन अ थ्रेड मैनेजमेंट फ्रिक्वेंटली. दो नाम बार बार यूज़ होते हैं थ्रेड मैनेजमेंट में. P thread/T फॉर थ्रेड ऑब्जेक्ट. थ्रेड ऑब्जेक्ट के लिए P thread/T यूज़ होता है, _T यूज़ होता है, और P thread_ATTR फॉर थ्रेड एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट. थ्रेड एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के लिए P thread_ATTR यूज़ होता है.
पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट्स फंक्शन कब यूज़ होगा? जब थ्रेड को क्रिएट करना होगा तब, और जब थ्रेड को टर्मिनेट करना होगा, जब थ्रेड का काम फिनिश हो जाता है, उसको टर्मिनेट करने का टर्न आता है, तब क्या होगा? पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट फंक्शन यूज़ होगा. A thread to wait for termination of another thread use the function pthread underscore join. अगर थ्रेड वेट कर रहा है टर्मिनेट होने के लिए, अभी उसका टर्मिनेशन नहीं हुआ है, वो टर्मिनेट होने के लिए वेट कर रहा है, तो एक दूसरा फंक्शन कॉल होगा pthread underscore join. Now we will see the thread management. Normally when a program start up and begins a process, it start with a default thread which begins a conclusion that every process has at least one thread of the control. हर एक प्रोसेस के पास एक थ्रेड होगा कंट्रोल के लिए, one thread of the control. A process can create extra thread using the following function. इनिशियली प्रोसेस एक ही थ्रेड को क्रिएट करेगी, फिर जब भी आगे उसको रिक्वायरमेंट हुई तो वो एक्स्ट्रा थ्रेड क्रिएट कर सकती है ये फंक्शन को कॉल करके. ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. फंक्शन पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट फंक्शन यूज़ किया गया है. फंक्शन का नाम है ये उसके एट्रीब्यूट्स है. हेडर फाइल पी थ्रेड डॉट एच इंक्लूड की गई है. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पी थ्रेड अंडरस्कोर टी टाइप एड्रेस स्पेस है. Once the function is called successfully, the variable whose address is passed as a first argument will be held in a thread ID. जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एड्रेस पास किया जाएगा वो थ्रेड आईडी में स्टोर होगा, जो भी नया थ्रेड क्रिएट हुआ है उसके. जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या करेगा? वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में कंटेन अ सर्टन एट्रीब्यूट्स विच वी वांट द न्यू थ्रेड टू कंटेन. इट कुड बी प्रायोरिटी एक्सेट्रा. प्रायोरिटी एक्सेट्रा हो सकता है सेकेंड आर्ग्यूमेंट. ना थर्ड आर्ग्यूमेंट इज़ अ फंक्शन पॉइंटर. जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? फंक्शन पॉइंटर है. दिस इज़ समथिंग टू कीप इन माइंड दैट ईच थ्रेड स्टार्ट विथ अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन एड्रेस इज़ पास्ड हियर. यहाँ पर जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो फंक्शन पॉइंटर होगा, और वो क्या करेगा? ईच थ्रेड स्टार्ट विथ अ फंक्शन. वो रिमाइंड करवाएगा कि जो थ्रेड है वो फंक्शन से स्टार्ट किया है और फंक्शन ने कुछ एड्रेस पास किया है एज द थर्ड आर्ग्यूमेंट. थर्ड आर्ग्यूमेंट के द्वारा कुछ एड्रेस स्पेस पास किया गया है. सो दैट द कर्नल नो विच फंक्शन टू स्टार्ट द थ्रेड फ्रॉम. कौन से फंक्शन से थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है वो कर्नल को पता चलेगा. एज द फंक्शन में एक्सेप्ट सम आर्ग्यूमेंट, ऑल्सो वी कैन पास दिस आर्ग्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ द पॉइंटर टू अवॉइड टाइप विच इज़ द फोर्थ आर्ग्यूमेंट. फोर्थ आर्ग्यूमेंट क्या है? फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन भी कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, और फोर्थ आर्ग्यूमेंट जैसे यहाँ पर बताइए वॉइड एस्ट्रिक रिस्ट्रिक्ट आर्ग्यूमेंट. Now check the progress till now. First one is true false, second multiple choice question, last is also MCQ. Check your answers. Now we will see the concurrency and its problem. The most fundamental task of modern operating system is management of the multiple processes within a uniprocessor multiprocessor distributed computer system. अब यहाँ पर कोई भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसका सबसे मेन टास्क, सबसे फंडामेंटल टास्क क्या होगा कि मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज करना यूनी प्रोसेसर में, मल्टी प्रोसेसर में, या तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में. वो मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसेस, द टास्क इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सभी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस यूज़ करती है. सो मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसेस इज़ fundamental task for the operating system. The fundamental design issue in management of the multiple processes is concurrency. अब जो भी ये फंडामेंटल डिज़ाइन किया जाता है मल्टीपल प्रोसेसेस को रन करने के लिए,
उसके अंदर कुछ इश्यू क्रिएट होते हैं एंड डिज़ाइन इश्यू इन द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस इज़ कॉन्करेंसी, उसको कॉन्करेंसी बोला जाता है। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, व्हाट इज़ कॉन्करेंसी? साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन एक साथ हो रहा है, एक साथ वो सिस्टम में रन हो रही है। कॉन्करेंसी अराइजेस इन 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्करेंसी 3 डिफरेंट वे में हो सकती है। मल्टीपल एप्लीकेशंस, कॉन्करेंटली रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कॉन्करेंटली रन हो रही है, एक साथ रन हो रही है। सेकेंड, स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, उसके अंदर एक ही एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर्ड में सेट ऑफ कॉन्करेंट प्रोसेसेस है, सेट ऑफ प्रोसेसेस है, और वो प्रोसेसेस के सेट ऑफ थ्रेड्स है। सो एक ही एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके अंदर सेट ऑफ प्रोसेसेस रन हो रही है और वो सेट ऑफ प्रोसेसेस के सेट ऑफ थ्रेड्स है। और थर्ड है ओएस स्ट्रक्चर, ओएस इम्प्लीमेंटेड एज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, ओएस इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। नाउ वी विल सी द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या होगा? दिस इज फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन अमॉन्ग कॉन्करेंटली रनिंग प्रोसेस, जो भी कॉन्करेंटली रनिंग प्रोसेस है, एक साथ प्रोसेस रन हो रही है, उनके बीच का जो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होगा, बार बार इंटरेक्शन होगा, उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देयर आर 3 वे इन विच कॉन्करेंट प्रोसेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर, 3 वे में प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। फर्स्ट इज़ कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, पहला क्या है? कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज है। इट अकर्स व्हेन इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस दैट आर नॉट इंटेंडेड टू वर्क टुगेदर कंप्लीट फॉर द यूज ऑफ द सेम और शेयर्ड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, मेमोरी, फाइल एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अवेयर नहीं है, वो प्रोसेसेस एक साथ काम नहीं कर रहे, मतलब उनका टास्क एक साथ कंप्लीट नहीं हो रहा, और वो प्रोसेसेस को शेयर्ड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, लाइक प्रिंटर, मेमोरी, फाइल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होगा? कंपटीशन क्रिएट होगी कि प्रोसेस, फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 को भी रिसोर्स चाहिए प्रिंटर, प्रोसेस P2 को भी रिसोर्स चाहिए प्रिंटर, तो वो एक दूसरे से अवेयर नहीं है, दोनों को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट आर नॉट इंटेंडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट, एक साथ काम नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या होगा? नो कम्युनिकेशन और मैसेज एक्सचेंज एग्जिस्ट अमॉन्ग सच कॉम्पिटिटिंग प्रोसेस, ऐसी कॉम्पिटिटिंग जो प्रोसेसेस है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई मैसेज एक्सचेंज नहीं होगा। इवन दिस प्रोसेसेस आर अनअवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से, एक दूसरे के होने से अनअवेयर है ये प्रोसेसेस, कॉम्पिटिटिंग प्रोसेसेस। Now the second is cooperation by sharing resources. It occurs when processes that are not necessarily aware of each other usage and interaction to share data without reference to other processes but suspect that the other process may have access to the same data. अब यहाँ पर क्या होगा? कोऑपरेशन बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के एग्जिस्टेंस से अवेयर नहीं है, लेकिन वो सस्पेक्ट करती है कि कोई और प्रोसेस सेम डेटा यूज़ कर रहा होगा, एक्सेस कर रहा होगा। प्रोसेसेस नीड टू कोलैबोरेट एंड गारंटी दैट द डेटा दे शेयर आर प्रॉपरली मैनेज्ड, प्रोसेस आर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ईच अदर इनडायरेक्टली। यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस को कोलैबोरेट, प्रोसेसेस आर नीड टू बी कोलैबोरेट एंड गारंटी, वो कोलैबोरेट होनी चाहिए, प्रोसेसेस कोलैबोरेट होनी चाहिए और गारंटी होनी चाहिए कि जो भी डेटा शेयर होगा प्रोसेसेस के बीच में वो प्रॉपरली मैनेज्ड होगा। डेटा शुड नॉट बी मॉडिफाइड बाय यूजिंग दैट डेटा वन अनदर प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस जो है वो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से अवेयर होनी चाहिए, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली एक दूसरे से अवेयर होनी चाहिए प्रोसेसेस। Third is cooperation by communication. It occurs when various processes communicate with each other. ये कब होगा? जब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से अवेयर होगी और एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगी। फॉर इंस्टेंस विथ मैसेज पासिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ वे टू सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेट देयर वेरियस एक्टिविटी। मैसेज पासिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं?
इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ वे टू सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेट, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं प्रोसेस की वेरियस एक्टिविटीज़ को मैसेज पासिंग के थ्रू। दिस इज़ नथिंग शेयर्ड बिटवीन प्रोसेसेस, ये यहाँ पर कुछ शेयर नहीं हुआ प्रोसेसेस के बीच में। प्रोसेसेस आर अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर डायरेक्टली, प्रोसेस एक दूसरे के साथ अवेयर हो गई कि यहाँ पर प्रोसेस का एग्जिस्टेंस है। कॉन्करेंटली रनिंग प्रोसेसेस हैव सेवरल प्रॉब्लम्स। अब जो कॉन्करेंसी प्रॉब्लम है वो क्या है? फर्स्ट है रेस कंडीशन। जब भी प्रोसेस कॉन्करेंटली रन होती है तो कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं? फर्स्ट है रेस कंडीशन, सेकेंड इज स्टारवेशन और थर्ड इज डेडलॉक। वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। रेस कंडीशन, रेस कंडीशन में क्या होगा? A situation that occurs when two or more processes are reading or writing into the same shared data। अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जो शेयर्ड डेटा होता है, एक ही डेटा होता है, उसको रीड और राइट कर रही है। सो इट विल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिपेंड ऑन हु रन प्रिसाइसली। तो एक साथ दो प्रोसेसेस एक ही डेटा को रीड और राइट कर रही है, तो ये क्या रिज़ल्ट करेगा कि कौन सी प्रोसेस पहले अपना काम कंप्लीट कर लेती है। इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ रेस क्रिएट करेगी कि इसका रिजल्ट किस पे डिपेंड होगा कि कौन सी प्रोसेस पहले रन हो जाती है, फास्ट रन हो जाती है। द सेकेंड इज स्टारवेशन। इट रिफर्स to the situation in which a process is ready to execute but is continuously deny access to the processor in defense to अदर प्रोसेसेस। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है स्टारवेशन में कि एक प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रही है सीपीयू अलोकेशन के लिए, प्रोसेसर अलोकेशन के लिए। वो कंटिन्यूसली वेट ही कर रही है। जब भी वो सीपीयू के लिए रिक्वेस्ट करती है, उसकी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, बिकॉज सीपीयू इज़ अलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या करेगी? स्टाव करेगी सीपीयू के लिए, प्रोसेस सीपीयू के लिए वेट ही करती रहेगी और दूसरी प्रोसेस वो सीपीयू को अलोकेट ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 and each require periodic access to resource R. If the operating system grants the resource to P1 and P2, alternatively P3 will identifiably be denied access to the resource, thus the starvation में आकर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि 3 प्रोसेस है P1, P2, P3 और हर एक प्रोसेस को पीरियोडिक टाइम के लिए रिसोर्स R की एक्सेस चाहिए, रिसोर्स R की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी? रिसोर्स को P1 और P2 के लिए अल्टरनेटिवली अलोकेट करेगी। पहले P1 ने रिसोर्स यूज़ किया, फिर वो रिसोर्स पास आउट हुआ P2 को, फिर P2 से फिर से P1 के पास गया, फिर वो P1 यूज़ करके P2 के पास गया रिसोर्स। तो P3 रिसोर्स जो है वो वेट ही करता रहेगा कि मुझे कब रिसोर्स अलोकेट होगा। तो जो P3 की कंडीशन है वो स्टारवेशन में आ जाएगी, वो रिसोर्स का वेट ही करता रहेगा, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए राह देखेगा। Now the third is deadlock. It is the permanent blocking of the set of the processes. वो permanent block कर देता है। deadlock क्या करेगा? permanent block कर देगा set of processes को, एक process को नहीं, set of number of processes को permanently block कर देगा। That either compete for the system resource और communication with each other। इससे क्या होगा? जो भी सिस्टम रिसोर्सेज होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, द एंटायर सिस्टम विल बी ब्लॉक। इट इवॉल्व्स कन्फ्लिक्टिंग नीड्स फॉर द रिसोर्स बाय 2 और मोर प्रोसेसेस। उसमें क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस को सेम ही रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और वो रिसोर्स ब्लॉक हो गए हैं। यहाँ पर हम इससे देखेंगे, फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ सेट ऑफ 2 or more processes are waiting for the other member of the set to complete the operation in order to proceed, but none of the member is able to proceed। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसोर्स 1 है और ये रिसोर्स 2 है। अब 2 थ्रेड हैज़ अ लॉक और रिसोर्स 1 बट रिक्वायर रिसोर्स 2 फॉर फिनिशिंग एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर एक थ्रेड है, थ्रेड का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, हम प्रोसेस का भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर।
थ्रेड 0 के पास रिसोर्स 1 अभी अलोकेट है और वो उसको रिसोर्स 2 की भी रिक्वायरमेंट है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करता है, रिसोर्स 2 का वेट करेगा और अपना टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद वो रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 को एक साथ रिलीज़ करेगा। लेकिन वो रिसोर्स 2 अभी किसको अलोकेट किया है, T1 प्रोसेस थ्रेड को अलोकेट किया गया है रिसोर्स 2। अब T1 की क्या कंडीशन है, T1 के पास रिसोर्स 2 है और उसको रिक्वायरमेंट है अभी रिसोर्स 1 की, तो जब तक उसको रिसोर्स 1 अलोकेट नहीं होगा तब तक उसका काम फिनिश नहीं होगा और तब तक वो रिसोर्स 2 को डी अलोकेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कैसी सिचुएशन आई कि थ्रेड 1 जो है वो रिसोर्स 2 का वेट कर रहा है कि रिसोर्स 2 रिलीज़ होगा और मेरा काम फिनिश होगा और फिर मैं रिसोर्स को रिलीज़ करूँगा। और थ्रेड T1 जो है वो क्या कर रहा है, रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है कि मुझे रिसोर्स 1 मिलेगा तब मैं अपना टास्क कंप्लीट करूँगा। सो यहाँ पर थ्रेड T0 और T1 रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली दोनों में से एक भी अपना टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज द रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू वन अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक डेडलॉक, अगर हम ट्रैफिक डेडलॉक का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर कंसिडर सिचुएशन इन विच 4 कार्स आर अराइव्ड एट द 4-वे स्टॉप इंटरसेक्शन एट द सेम टाइम। हम यहाँ पर एक ट्रैफिक डेडलॉक का भी ले सकते हैं कि जैसे 4-वे रोड है और वहाँ पर 4 कार्स एक दूसरे के सामने आ गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ द कार कैन मूव। एक कार को जाने के लिए दूसरी कार का वहाँ से हटना, वहाँ से जगह खाली करना ज़रूरी है जो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर क्या होगा, सभी एक दूसरे का वेट करेंगे कि यहाँ पर ये कार बैक ऑन होगी तो ये जा सकेगा। सो नन ऑफ कैन मूव फर्दर, कोई भी आगे नहीं जा सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट phenomenon to anticipate and there are no easy general situation to this problem। अब यहाँ पर क्या होगा, डेडलॉक से कोई पर्टिकुलर थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रहा, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस ब्लॉक नहीं हो रही, यहाँ पर एंटायर सिस्टम ब्लॉक हो रही है, सेट ऑफ प्रोसेसेस ब्लॉक हो रही है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक साथ ब्लॉक हो रही है। सो ये सिचुएशन को हैंडल करना, ये प्रॉब्लम को हैंडल करना डिफ़िकल्ट टास्क है, इसका सॉल्यूशन लाना डिफ़िकल्ट है। म्यूचुअल एक्सक्लूज़न, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूज़न है क्या, उसको म्यूटेक्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट दैट प्रिवेंट अ साइमल्टेनियस एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज। जो क्या करता है, जो शेयर्ड रिसोर्सेज की साइमल्टेनियस एक्सेस है, एक साथ रिसोर्सेज जो शेयर हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करेगा, उनको रोकेगा, प्रिवेंट करेगा साइमल्टेनियस एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज, एक ही रिसोर्स को एक साथ यूज़ होने से रोकेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड इन अ कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग विथ अ क्रिटिकल सेक्शन। जो क्रिटिकल सेक्शन होगा उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में। अ पीस ऑफ कोड इन विच प्रोसेसर और थ्रेड एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्सेज, एक पीस ऑफ कोड होगा जिसके अंदर प्रोसेसेस और थ्रेड वो शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। Part of a program where shared resources is accessed is called a critical region or critical section। क्रिटिकल जो रिसोर्स होगा उसके अंदर ही पर्टिकुलर प्रोसेस शेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस है वो शेयर रिसोर्सेज को यूज़ करती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इम्प्लाइज दैट ओनली वन प्रोसेस कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। अब जो क्रिटिकल सेक्शन क्रिएट किया गया है उसके अंदर क्या होगा, ओनली वन प्रोसेस एंटर हो सकेगी और ओनली वन प्रोसेस वो रिसोर्स को एट ए टाइम यूज़ कर सकेगी। जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस का तो वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाती है और फिर दूसरी प्रोसेस को अलाउ करती है वो रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। तो जो डेडलॉक वाली कंडीशन थी वो अराइज ही नहीं होगी, वो क्रिएट ही नहीं होगी। इफ़ एनी अदर प्रोसेसेस रिक्वायर क्रिटिकल सेक्शन दे मस्ट वेट अंटिल इट इज़ फ्री। जब भी कोई प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, क्रिटिकल सेक्शन में जो रिसोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट हुई, तो क्या करेगा, पहले वेट करेगा जब क्रिटिकल सेक्शन कोई और प्रोसेस से यूज़ हो रहा होगा, कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगी तो दूसरी प्रोसेस बाहर वेट करेगी। जब
क्रिटिकल सेक्शन वाली प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करके बाहर आएगी, तब दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकेगी और वो शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेगी। प्रोग्रेस मीन्स that if a process is not using the critical section, that it should not stop any other process from accessing it। अगर critical section free है तो process को wait करने की ज़रूरत नहीं है, वो directly critical section में जाएगी और resource को use कर सकेगी। The fundamental strategy for implementing a mutual exclusion is avoiding the situation when no two processes could ever be in their critical region at the same time। यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रेटेजी क्या है, क्रिटिकल सेक्शन को क्यों बनाया गया है कि एक ही क्रिटिकल रीजन में दो प्रोसेस एक साथ ना आ जाए, एक साथ ना यूज़ करे शेयर्ड रिसोर्सेज को। इसलिए क्रिटिकल रीजन को बनाया गया है कि क्रिटिकल रीजन में एक ही प्रोसेस एट अ टाइम होगी, एट अ टाइम एक ही प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज़ करेगी। Now there are some basic requirements that should be met in implementing a mutual exclusion। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ नो टू प्रोसेसेस में बी साइमल्टेनियसली इन द क्रिटिकल रीजन। जैसे हमने देखा आगे कि दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल रीजन में नहीं हो सकती एक साथ। नो अजम्पशन में बी मेड अबाउट स्पीड और नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। यहाँ पर कोई भी अजम्पशन नहीं लगा सकता कि कितनी नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस की नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स है और कितनी उसकी स्पीड है। नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड इट्स क्रिटिकल रीजन में ब्लॉक अदर प्रोसेसेस। अब यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि क्रिटिकल रीजन कोई प्रोसेस को अवेलेबल नहीं हुआ, वो अभी किसी और प्रोसेस के साथ ऑक्यूपाई है तो प्रोसेस क्रिटिकल रीजन के बाहर एक्टिवेट हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। प्रोसेस को क्रिटिकल रीजन के अंदर जाकर ही रन होना है। और अगर कोई क्रिटिकल रीजन कोई प्रोसेस को अलोकेट किया गया है तो वो वेट करना उसको ज़रूरी है जब तक क्रिटिकल रीजन फ्री नहीं हो जाता तब तक। नो प्रोसेस शुड हैव टू वेट फॉर एवर टू एंटर इट्स क्रिटिकल रीजन। यहाँ पर कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं होगी कि जिसको अल्टीमेटली हमेशा वेट ही करना पड़े क्रिटिकल रीजन के लिए। यहाँ पर हम एक डू वाइल लूप देख सकते हैं। एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन और फिर बाद में है रिमाइंडर सेक्शन। तो यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कोई प्रोसेस आती है तो पहले कंडीशन चेक होगी एंट्री सेक्शन पे, ये क्रिटिकल रीजन फ्री है कि नहीं है। फ्री होगा तो वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी, अपना टास्क कंप्लीट करेगी और फिर बाद में एग्जिट होके बाहर निकलेगी। नाउ चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड सेकेंड इज़ MCQ। Check your answers. So here we have completed unit 3. Which topics we have covered in unit 3? Just revise. First we have seen introduction and definition of thread. फिर उसके बाद हमने देखा मल्टी थ्रेडिंग। फिर थ्रेड के 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखे, यूज़र लेवल, कर्नल लेवल, हाइब्रिड थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद हमने देखा टॉपिक थ्रेड मैनेजमेंट और लास्ट में देखा कॉन्करेंसी। नाउ आई होप you have understood unit 3. So here we have end unit 3. Goodbye, have a nice day.